हेलो एवरीवन। तो यार देखो, आप सभी को पता है कि यूपी की भी काउंसलिंग गोइंग ऑन है। यूपी का भी शेड्यूल काफ़ी पहले आउट हो गया था। तो यार आपको कोई नोटिस या कोई अपडेटेड चीज़ देखना हुआ करे तो आप इस वाली वेबसाइट पे काउंसलिंग एंड अलॉटमेंट वाले सेक्शन पे जाके आप देख सकते हैं। तो 25th को दो नोटिस आए हुए थे और दोनों नोटिस आपके लिए ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी काउंसलिंग के टाइम पे, फॉर्म फिलिंग टर्म करने के टाइम पे। कुछ लोग कहना भाई कि हमारा सिक्योरिटी अमाउंट नहीं पे हो पा रहा है, तो आप अपना एक बार लिमिट वगैरह चेक करो कि आपके कार्ड में लिमिट है कि नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर अकाउंट डिटेल कहाँ है, किस अकाउंट में जमा करनी है, नेफ्ट करा देंगे, आरटीजीएस करा देंगे। तो भाई साहब, या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, या तो दूसरा आपको अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। दैट्स इट। तो इस वीडियो में हम लोग आपको सारा जो भी कंक्लूजन है फाइनली उस पर बात करने वाले हैं। तो ये पॉइंट्स मैंने लिख रखे हैं। एक दिन बचा यार रजिस्ट्रेशन का, और तो रजिस्ट्रेशन डेट एक दिन बाद ख़त्म हो जाएगी। इट्स मीन कि 28 को क्लोज कर जाएगा। तो अभी तक जितने भी लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या किसी की रजिस्ट्रेशन फीस पेंडिंग है 2,000 रुपये, तो वो कर दो। आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो बहुत ही सीरियस वे से करिए। उसके बाद में सिक्योरिटी अमाउंट पे करने के लिए 2 दिन का हमको समय और मिला हुआ है, 30th ऑफ अक्टूबर तक, है ना। यहाँ पर आप देखोगे 30th ऑफ अक्टूबर तक दे रखा है। और उसके बाद में ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की जो डेट है 1 से लेके 4 नवंबर तक है। यहाँ पर देखो टाइमिंग नहीं मेंशन है। जो 30 जो लास्ट डेट है, तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत करना। 28 की भी टाइमिंग नहीं मेंशन है। हालांकि यहाँ पे देखो मेंशन कर रखी है इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर टाइमिंग इन्होंने नहीं दी है। तो सर्वर टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। और चॉइस फिलिंग जब भी होगी तो चॉइस फिलिंग में लॉक करना बिल्कुल ना भूलें। और उसके बाद में ना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी ऑप्शन था। तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत आ रही थी, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज थी, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी। तो एक नोटिस यूपी डीजीएमई ने निकाला हुआ था 25 अक्टूबर को। तो वो नोटिस हमारे लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जिनका क्वालिफाइंग मार्कशीट, इट्स मीन की 12th की मार्कशीट की बात कर रहे थे, 12वीं की मार्कशीट, अगर आपका कोई रिजर्वेशन है, ओबीसी हैं आप, एससी हैं, एसटी हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है, एनसीसी का है, पीएच का है, कोई भी है, तो देन वो आपको सर्टिफिकेट वहाँ पे अपलोड करना होगा। और दूसरी चीज़ की, जिन लोगों ने 10th और 12th दोनों यूपी से कर रखा है उस केस में तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसने 10th यहाँ से किया, 12th बाहर से किया, तो उस केस में आपको डोमिसाइल देना मस्ट है। और प्राइवेट के केस में डोमिसाइल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। डोमिसाइल जो आपसे मांगा जा रहा है, अगर आप अदर स्टेट से हैं, तो उसमें आपको यहाँ पर देखो बहुत क्लियरली मेंशन किया, ये पॉइंट पढ़ो। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश के बाहर से उत्तीर्ण की हुई है तथा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं है, वह अपने राज्य के प्राप्त, मतलब कोई भी अपने स्टेट के ऐसा कोई सर्टिफिकेट हो, प्राप्त निवास प्रमाण पत्र अगर डोमिसाइल है तो, या अथवा अन्य अन्य प्रपत्र। तो अगर कोई दूसरा, अगर कोई ऐसा प्रमाण है कि आप उसको दे सकते हैं, कोई दूसरा सर्टिफिकेट है जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो, तो देन वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो अदर स्टेट वालों के लिए उतना कुछ नहीं होगा। हाँ, जिसने 10-12 दोनों बाहर से कर रखा है, तो उसके लिए अगर वो गवर्नमेंट कॉलेज की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो भाई उसके लिए ये देख लो यहाँ पर दिया हुआ है, उसके लिए निवास प्रमाण पत्र बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया। इट हैज़ कम टू नोटिस ऑफ द ऑफिस दैट सम documents has been uploaded wrongly by the candidate participating in the counseling. In such situation, the candidates are informed that completion of registration process, a window पीरियड फ्रॉम, इट्स मीन की दे आर टॉकिंग अबाउट करेक्शन विंडो। ये करेक्शन विंडो की बात कर रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स गलत अपलोड हो गया है तो आप यहाँ पर उसको करेक्ट कर सकते हैं 29 से 30 के बीच में। तो ये कंप्लीट प्रोसेस हो गया। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई कैसे कैसे क्या पार्टिसिपेशन हो गया, क्या रूल्स हैं, क्या गाइडलाइंस हैं। देखो, नोडल सेंटर इसलिए मांगा गया है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपके ना नोडल सेंटर को फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा वो उस नोडल सेंटर से हो जाएगा। इनकेस अगर उनको कुछ क्वेरीज आती हैं तो देन हो सकता है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कॉल करें, आपको ईमेल आए, तो ऐसा हो सकता है। रिमेनिंग नोडल सेंटर पे अलॉटमेंट के बाद में रिपोर्ट करना है कि नहीं रिपोर्ट करना है, उन्होंने एक जगह लिख रखा था हालांकि, कि जब अलॉटमेंट आ जाएगी तो उसके बाद में उनको नोडल सेंटर या अलॉटेड कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना होगा। रिमेनिंग
जब अलॉटमेंट आ जाएगी तो उसमें ऑफर लेटर में सारी चीज़ें लिखी होती हैं। यहाँ पर देख लो, आप काउंसलिंग प्रोसेस के सारे पॉइंट्स अगर पढ़ना चाहें तो राउंड 1 और राउंड 2 में ये कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस की जा रही है। उसके बाद में चॉइस फिलिंग लॉक करना मस्ट है। अभ्यर्थी को प्रथम चक्र से आवंटित सीट पर प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। अगर जो उसको राउंड 1 में सीट मिल जाती है तो वो उसको लेना मस्ट होगा। आवंटन के पश्चात प्रवेश ना लेने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई धरोहर राशि, जो सिक्योरिटी अमाउंट होगा, वो जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी अगर पुनः काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो भैया उनको दोबारा से सिक्योरिटी अमाउंट पे करना पड़ेगा राउंड 2 के लिए, अगर वो सीट छोड़ देते हैं, अगर वो रिपोर्ट नहीं करते हैं तो। प्रथम चक्र की काउंसलिंग से आवंटित अभ्यर्थी द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में प्रतिभाग कर सकेंगे तथा उन्हें धरोहर राशि जमा करना। हाँ देखो, राउंड 1 से जब राउंड 2 में आप जा रहे होगे तो उस केस में आपने एक बार सिक्योरिटी जमा कर दी तो आपको राउंड वाइज बार बार नहीं करना, आप पे करके आगे के राउंड में आपको मूव करना है, तो देन रीसफल या आप उसको अपग्रेडेशन कह सकते हो। ये पॉइंट यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन है, इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेना। इन्होंने इस पॉइंट में ये चीज़ मेंशन की हुई है बहुत बारीकी से, आप इसको एक बार पढ़ लो। अभ्यर्थी प्रथम चक्र की काउंसलिंग में आवंटित सीट को द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में रीसफल करा सकता है। देखो जैसे राउंड 1 में कुछ अलॉटमेंट आई तो आप राउंड 2 के लिए रीसफलिंग पे जा सकते हैं, इट्स मीन के अपग्रेडेशन प्रोसेस में जा सकते हैं। द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से रीसफल होने के उपरांत पूर्व जो पहले आवंटित सीट थी वो अपने आप खाली हो जाएगी, वो किसी और को अलॉट आवंटित कर दी जाएगी। अतः द्वितीय चक्र की काउंसलिंग से जो भी उनको अलॉटमेंट आएगा वहाँ पर उनको लेना एक तो अनिवार्य रहेगा उस सीट पे, और रिसफल नहीं होता है ना। एक चीज़ और लिखा है, अगर रिसफल नहीं होता है तो उनकी जो सीट थी, पहले जो सीट थी राउंड 1 में, वो सीट उनके पास बनी रहेगी। अगर राउंड 1 में उन्होंने रिपोर्टिंग की और उनके पास वही सेम सीट बनी रही तो भाई साहब आपको ना दोबारा भी रिपोर्ट करना मस्त है। आई थिंक यही पॉइंट है वो जिस पे उन्होंने लिखा हुआ था। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम चक्र में सीट आवंटित हो जाती है और द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में भाग लेते हैं तथा द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में भी उन्हें प्रथम चक्र की ही सीट पुनः आवंटित हो जाती है तो उन्हें द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के पश्चात पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, अन्यथा उसका आवंटन निरस्त माना जाएगा और उक्त सीट को रिक्त करके मॉपअप राउंड में भेज दिया जाएगा। तो यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आपका सिमिलर सीट आएगा तो भाई स्टेट का, यूपी की काउंसलिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं, आप उन पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम है, डाउट है तो देन आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो बस वीडियो आज की यहीं तक, और अगर आपकी 2-3 अपडेट्स थी और देन कुछ भी डाउट क्वेरीज हैं तो हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देन मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी, किसी नए अपडेट डेटा रिसर्च के साथ में। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको पेड काउंसलिंग सपोर्ट चाहिए तो आप हमारी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, हम आपको कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। बाय बाय।